हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रत्याहार यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने बताया था कि हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, तो आज जो है हम गैंगटल वाले पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। गैंगटल सर्जन एग्ज़ाम हुआ था ये 2019 में। तो आज हम इसी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उष्ण शुष्क पतझड़ वन में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। उष्ण शुष्क पतझड़ वन, इंग्लिश में देख लेते हैं इसको क्या है ये। विच ट्रीज इज मेनली फाउंडेड इन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में पूछ रहे हैं खैर, सागौन, तेंदू, साल। तो इसमें बेसिकली आपका सागौन के वृक्ष आपको पाए जाते हैं। फिर ये वाला जो है ना, आपको ध्यान होगा कि मेरे को याद तो नहीं है अभी 2019 का पेपर था कि 2020 का पेपर था। इन्होंने पूछा था कि मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष का जो 1% है वो कितना है। तो लगभग ये जो है 17% या 18-19% के बीच में ये आता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की प्राकृतिक विभाजक माना गया है। तो ये तो अलग ही दिख ही रहा है कि केन नदी तो ऊपर जाती है, टोंस भी ऊपर जाती है, चंबल भी ऊपर ही जाती है, तो नर्मदा नदी है इसका आंसर। मध्य प्रदेश की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है, ये हमने अभी और भी डिस्कस किया हुआ है। पचमढ़ी है इसका आंसर। ठीक है। कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ती हैं, तो ये सीधे साधा वही पूछ रहा है कि सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो वो 21 जून होता है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी कर्क रेखा हो गई। तो 21 जून को ये यहाँ पे रहता है। 21 जून के बाद ये दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, 9, 14, 11, 7। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका 11। 11 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है। 31.2, 41.1, 21.1 और 35.1। इसका आंसर है 21.1। ऐसे ही अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो मेंस का हमारा पेपर हुआ था एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज का। ठीक है, ये था मेरे ख्याल से 2023 का, 22 का या 23 का पेपर था। इन्होंने 3 नंबर में 3 मार्कर में एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, 3 मार्कर में इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने पूछा था कि मध्य प्रदेश में कुल जनजातीय जनसंख्या कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने प्रतिशत पूछा है, मगर उन्होंने जनजातीय जनसंख्या पूछी थी कितनी है। तो वो तो मेरे को तब भी नहीं पता था, है ना। तो मेरे को बस इतना पता है कि जो आपकी भील जनजाति है वो अपनी 46 लाख है, जो गोंड जनजाति है वो 43 लाख है। इनकी जनसंख्या मेरे को पता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, एसटी की प्रतिशत पूछ लिया है। और फिर यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि विधानसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटें पूछ ली हैं। कितनी है, 35, 48, 47, 30। और मध्य प्रदेश की विधानसभा में पूछा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आपका 35। 35 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। और एसटी के लिए जहाँ तक है 47 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, ये एसटी का है। और अगर आपको नहीं भी पता हो ना, तो आप एक सीधे सा फॉर्मूला लगाना, 230 हमारी टोटल सीटें हैं। इसमें से अगर आपको एसटी का पता लगाना है तो 21% आप निकाल लिएगा। तो ये लगभग 47 के आसपास ही आएगा। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। 21 को 23 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6, सॉरी ये हो जाएगा 3, 3 2 जा 6। फिर ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो कितना आ जाएगा, ये 48 के आसपास आ रहा है ना। तो 47, हालांकि 47 सीट है। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं। तो ये देखिए, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम आपको 2-3 बार मैं बता भी चुका हूँ कि हमारे जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर हुआ था उसमें इन्होंने गवर्नर का पूछा था कि गवर्नर ने सिग्नेचर कब किए थे इस पे। तो जिसका आंसर क्या आ रहा था, 24 जनवरी 1994 था। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि कितने अध्याय और कितने धाराएं हैं इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, 132 धाराएं और 15 अध्याय हैं इसमें। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, जमुना देवी, सरला ग्रेवाल, उमा भारती, मायावती। मायावती तो यूपी की थी, हमारे यहाँ की उमा भारती थी। सरला ग्रेवाल जो है वो अपनी गवर्नर रही थी, और जमुना देवी विपक्ष की नेता है, पहली महिला। 32वें टोक्यो ओलंपिक में भारत में भाला फेंक प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। अब देखिए, ये 2019 का गैंगटल सर्जन है, मगर ये हुआ 2021 के बाद ही था पेपर। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं, और इनका जो भाला फेंका था ये 87 मीटर
पॉइंट कुछ में इन्होंने भाला फेंका था। उषा किरण योजना किससे संबंधित है? ठीक है, शिक्षा से, स्वरोजगार से, पोषण से, घरेलू हिंसा के संरक्षण से। इसका आंसर है घरेलू हिंसा के संरक्षण से। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी? 2006, 2008, 2007, 2009। 6, 7, 8, 9 सारे ऑप्शन दे दिए इन्होंने। इसका आंसर है 2007। ये मेरे को ऐसे भी याद था कि मेरी एक बहन है, मतलब मेरी मामा जी की लड़की है, उसका जन्म हुआ था 2006 में। ठीक है, और 2006 में वो हुई और उसके 2007 में ही भारत सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू कर दी थी। ठीक है, ये हिंदी में दिया हुआ है पूरा, सॉरी इंग्लिश में। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है ना? तो सबको पता ही है, ये तो भारत का पहला ये प्राइवेट सेक्टर पीपीपी मॉडल पे विकसित किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है ये। तो ये भोपाल में स्थित है और ये किसको दिया गया है? ये है आपका बंसल, जो बंसल ग्रुप है ना, उनके द्वारा ये क्रियान्वित किया जा रहा है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ओमकारेश्वर, महेश्वर, उज्जैन, चित्रकूट। अब नाग चंद्रेश्वर समझ में ही आ रहा है कि भगवान शिव से संबंधित होगा, मगर शिव से संबंधित इन्होंने तीनों ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, इसका आंसर उज्जैन है। और उज्जैन वाली चीज़ें तो अब आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे सीएम है वहाँ से, तो और आजकल क्या है कि करंट अफेयर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनसे संबंधित चीज़ें पूछी ही जाती हैं। ठीक है, तो नाग चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ पे है? उज्जैन में है। बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? है ना, करुष, महिष्मति, तिरुभुक्ति, शुक्तिमती। तो इन्होंने बघेलखंड का पूछा है, तो बघेलखंड में करुष, करुष इसका जो है प्राचीन नाम था। महिष्मति और शुक्तिमती तो था ही नहीं, क्योंकि ये तो अपने महिष्मति तो नीचे महेश्वर वाला है, शुक्तिमती आपका ये उस तरफ था, राजधानी थी ये। परिव्राजक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पे था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने पिछले एक दो पेपर जो डिस्कस किए थे उसमें आया था, तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी एक, कि एक तो आपका परिव्राजक वंश हो गया। परिव्राजक वंश का किससे संबंधित होगा? पा से पा, यानी कि पन्ना। तो पन्ना में इनका एरिया था। अब हालांकि इसमें इन्होंने एरिया तो दिया ही नहीं है, पन्ना तो मालवा में आएगा नहीं, पूर्वी निमाड़ पश्चिमी निमाड़ होगा नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया? बुंदेलखंड। तो परिव्राजक बुंदेलखंड के इसमें था। ठीक है, जागेश्वरी मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो आप ये देखेंगे कि रेगुलरली मेले पे से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, हर बार मेले पे से क्वेश्चन आया है, तो मेले जरूर आप पढ़िएगा। इस बार भी इन्होंने एक कोई सा मेला पूछा था। ठीक है, सतना, अशोकनगर, बालाघाट और बड़वानी। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका अशोकनगर। जागेश्वरी का मेला जो है वो अशोकनगर में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य निमाड़ी लोक नृत्य से संबंधित नहीं है? ठीक है, गणगौर नृत्य, राई नृत्य, फिफारिया नृत्य और काठी नृत्य। तो इसका आंसर जो है वो राई नृत्य है। तो आयोग द्वारा इसका जो आंसर है वो राई नृत्य स्वीकारा गया है। ठीक है, वहाँ पे अपने एमपीपीएससी आयोग ने इसका आंसर राई माना है। प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहेब फड़के किस कला से संबंधित हैं? मूर्ति कला से, नृत्य कला से, संगीत कला से, चित्रकला से। अच्छा क्वेश्चन है। इनका संबंध मूर्ति कला से है। कौन? अन्ना साहेब फड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो आपको ध्यान होगा कि 2000 हमारा शायद 21 का प्रीलिम्स था, इसमें भी उन्होंने पूछा था। और इसमें उन्होंने पूछा था कि सकल सकल उत्पादन में हमारा क्या क्या योगदान है। तो सकल उत्पादन में अगर आप देखोगे, है ना, ग्रॉस, तो सकल उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा आता है। और वैसे अगर आप नॉर्मली देखोगे तो नॉर्मली हमारा स्थान तीसरा आता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ लिखा विखा तो है नहीं सकल वगैरह, सकल अगर होता तो चौथा होता आंसर, मगर वैसे ओवरऑल अगर देखेंगे तो तीसरा स्थान है हमारा। ठीक है, मध्य प्रदेश का। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मध्य प्रदेश का जल पर्यटन गंतव्य स्थल है सांची, हनुवंतिया, मांडू, भीमबेटका। तो सबको पता ही है, ये तो हनुवंतिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति 2014 किस दिनांक को प्रारंभ हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कभी भी आपको कुछ नहीं तो एमपीपीएससी के मेंस में ही 2 मार्कर में ये पूछ सकता है आपसे कि कब हुआ। 30 जुलाई, 30 सितंबर, 30 अक्टूबर, 30 अगस्त। ठीक है, तो 23 का आंसर। हालांकि माफ़ी चाहते हैं हम आपसे, वो तो पटांग क्वेश्चन पूछा था, मगर ये डिलीट हो गया है। ठीक है, डिलीट कर दिया ये एमपीपीएससी ने। 2001 से 2011 के बीच की अवधि में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो ये तो बहुत बार पढ़ा हुआ है, 20.3 है।
निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मंदसौर, मंदसौर, आगरमालवा, होशंगाबाद और खरगोन। तो पता ही है कि यार ये ना होशंगाबाद है, ना आगरमालवा है, ना मंदसौर है, खरगोन में होता है, क्योंकि वही वाला एरिया हमारा सबसे ज़्यादा इसके लिए फेमस भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स में, एक मिनट, ई कॉमर्स में गति गतिकता लाने में शामिल क्षेत्र है। रुक जाओ, इसको है ना इंग्लिश में देख लेते हैं। फील्ड इन्वॉल्व इन कंबाइनिंग मोबिलिटी विथ ई कॉमर्स इज एम बिजनेस, एम कॉमर्स, एम टू ई कॉमर्स, नन ऑफ दिस। तो 26 का आंसर है बी, एम कॉमर्स, इसको आंसर माना गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये वाला क्वेश्चन तो हमारा डिलीट हो गया है। ठीक है, बहुत उटपटांग क्वेश्चन भी था खैर ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई लर्निंग, ई कॉमर्स एवं ई बैंकिंग डैश के उदाहरण है? ई सर्विसेज के, यूजर सर्विसेज के, इंटरनेट सर्विसेज के, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा ही दिमाग लगा लेंगे तो बन जाएगा, ई सर्विसेज इसका आंसर है। मुफ्त एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? पाइथन, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आंसर इनमें से कोई नहीं है। मतलब कोई भी आपका जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स, अब वैसे यहाँ पे भी मुफ्त लिखा हुआ है तो आप समझ ही जाएंगे। ओपन सोर्स का मतलब ये रहता है कि फ्रीली गूगल पे जाके सर्च मारो और आपको वो चीज़ मिल जाए। ठीक है। रोबोटिक्स के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंसर रोबोट का मुख्य घटक नहीं है। इंसानों से मिलते जुलते रोबोट को ह्यूमनाइड कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? एक्स और वाई दोनों सत्य है, एक्स और वाई दोनों गलत है, और एक्स सत्य है, केवल वाई सत्य है। तो 29 का ऑप्शन है सी, ओ सॉरी डी, केवल वाई सत्य है। ह्यूमनाइड रोबोट जो इंसानों जैसे होते हैं वो ह्यूमनाइड रोबोट होते हैं, और सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक नहीं है। ये कैसे हो सकता है भाई? ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो केरला में सबसे पहला इलेक्शन की ड्यूटी में यूज़ किया गया रोबोट था, केरला में जो यूज़ हुआ था। तो सेंसर इसी से पता चलता है कि सेंसर से ही सैटेलाइट वगैरह पता कर पाते हैं कि पानी है कि नहीं है। सेंसर से ही हमें पता चलता है कि कहाँ पे कौन सा खनिज मिलता है। तो सेंसर तो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है ही ना उसका। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? 2000, 2005, 2009, 2014। सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट पूछ रहे हैं, ये आरटीआई एक्ट आया था 2005 में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 2000, जहाँ तक है 20 में भी ये आया था। 2020 का जो हमारा सीएससी का पेपर हुआ था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1857 को इंदौर रेसिडेंसी पर किसने आक्रमण किया था? शहादत खां, भागीरथ सिंह, मुराद अली एवं श्याम बिहारी, बख्तावर सिंह एवं भिखारी सिलावट, और फजील मोहम्मद एवं दौलत सिंह। तो इसका आंसर ए है, शहादत खान और भागीरथ सिंह जो थे वो इंदौर से थे। अब इसमें शहादत खान तो सबको पता है, ये भागीरथ सिंह ये आप याद रखिएगा कि हो सकता है वो अगली बार ये पूछे कि इंदौर से संबंधित कौन से क्रांतिकारी थे, और उसमें शहादत खान ऑप्शन ही ना हो, उसमें भागीरथ सिंह ऑप्शन में हो। ठीक है, और बख्तावर सिंह तो आपके वो थे, क्या बोलते, धार के पास एक रियासत थी अमझेरा रियासत, वहां से संबंधित थे ये। और फजील मोहम्मद तो अपने यहाँ पे थे, भोपाल वाले एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल रियासत का आ, वी विलीनीकरण कब हुआ था? ठीक है, अब 2023 का जब आप मेंस का पेपर देखोगे ना तो अलग से ये 11 नंबर में पूछा गया था कि भोपाल रियासत का विलीनीकरण पे एक टिप्पणी प्रस्तुत करें, है ना? तो ये जो है इन्होंने जनवरी 1947, जनवरी 1948, जनवरी 1949, जनवरी, एक भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि ये अ, जून या फिर जुलाई वाले महीने में ये हुआ था। ठीक है, 1949 को। तो ये जनवरी जनवरी है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो गया है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन में सम्राट हर्ष ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? काल भैरव का, हरिसिद्धि देवी का, गढ़कालिका का मंदिर और गोपाल मंदिर। तो इसमें ऑप्शन दोनों माना गया है, बी और सी। ठीक है, हरि सिद्धि देवी का मंदिर और गढ़कालिका का देवी का मंदिर हर्ष ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। देशोला बोंगा आदिवासी त्योहार है? वसंत उत्सव का, ग्रीष्म उत्सव का, शिशिर उत्सव का, हेमंत उत्सव का। बहुत पटांग क्वेश्चन है, नाम से आपको समझ में आएगा कि ये बंगाल से संबंधित होगा। तो बंगाल बंगाल की चीजें कहाँ अपन पढ़ते हैं। तो इसका आंसर है वसंत उत्सव। वसंत उत्सव है देशोला बोंगा से। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? सागर में, जबलपुर में, दमोह में, रायपुर में। तो ये हमारे पहले सीएम भी थे, इनका जन्म हुआ था सागर में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मध्य एक बहुत ही उच्च गति की मेमोरी रखी जाती है जिसे जाना जाता है। उच्च गति की मेमोरी है तो उच्च गति की मेमोरी कौन सी होती है? इजी क्वेश्चन है, कैश मेमोरी होती है। ठीक है, कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है।
डेटाबेस का, डेटा बस का, कंट्रोल बस का, एड्रेस बस का, इनमें से कोई नहीं। तो हाँ, डेटा बस का यूज़ किया जाता है। आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा बस का ही तो यूज़ करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेटवर्क पर साझा करने के लिए डेटा संचारित करने हेतु डेटा को छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाता है। अब छोटे छोटे पैकेट्स में हम इसको है ना तोड़ देते हैं, मतलब हम नहीं तोड़ते हैं, ऑटोमेटिकली टूट जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, पैकेट्स बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, क्लॉक बैंड, ये तो नहीं है। ब्रॉडबैंड अभिसारण प्रौद्योगिकी का उपयोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर के लिए होता है। ध्वनि, डेटा, वीडियो, केवल ध्वनि, केवल वीडियो, केवल डेटा। तो ब्रॉडबैंड अभिसारण प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है वो सभी के लिए ही होता है, केवल एक चीज के लिए डेटा कैसे हो सकता है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति इकाई समय में चैनल द्वारा स्थानांतरित बिट्स की संख्या कहलाती है, क्या कहती है। बैंड क्षेत्र कहते हैं, निबल कहते हैं, बैंड की लंबाई कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम इसे इनमें से कोई नहीं कहते हैं। इसका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सिंगरौली कोयला क्षेत्र में मुख्यतः कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, ब्यूटेमियस और पिट कोयला। तो हमारे जो हैं, हमारे यहाँ एंथ्रेसाइट कोयला वैसे मिलता भी नहीं है, ब्यूटेमियस कोयला टाइप का कोयला जो है वो सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है, ये अभी हमने 2-3 पेपर में डिस्कस करा भी है, ये एक बार और आ चुका है। सारणी, चाचाई, वीर सिंहपुर पाली और गोंगलिया। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सारणी। चचई जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो है वो सारणी में स्थित है, सारणी का बैतूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सोलार ऊर्जा प्रोजेक्ट प्लांट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। वेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट नीमच, सुवासरा सोलर पावर प्लांट, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट और टाटा पावर सोलर प्लांट राजगढ़। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है सबको पता ही है कि भाई 750 मेगावाट का हमने लगाया हुआ है, कहाँ पे, रीवा, रीवा में लगाया गया है। निम्नलिखित कौन से जिले में तवा सिंचाई परियोजना स्थित है। तवा सिंचाई परियोजना उसने पूछी है, तो जो सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पे, तवा पे ही है, और तवा नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शन क्या क्या है, खंडवा है, देवास है, खरगोन है, होशंगाबाद है। ठीक है, तो 44 का आंसर है डी, होशंगाबाद में तवा सिंचाई परियोजना देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना नहीं है, पेंच, बरगी, बाणसागर टॉन्स और श्री सिंगाजी। तो श्री सिंगाजी पता है आपको कि श्री सिंगाजी जो है वो जल विद्युत नहीं है, कौन सी है, ताप विद्युत परियोजना है ये। ठीक है ना, ताप विद्युत परियोजना। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया था। ये तो मतलब ये उस टाइम का करंट अफेयर है, अभी के लिए तो हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी आंसर अगर आपको आंसर आपको देखना दे है तो ये है लुइस क्लर्क। हाल ही में मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाई गई है, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान। तो ये इस टाइप की कोई भी बस एक्सप्रेस ये सब आ जाए ना, तो मेनली तो हमारी बांग्लादेश के साथ ज़्यादा चलती है, और एक नेपाल के साथ भी चलती है, मैत्री वैत्री के नाम से। मगर इसका आंसर मिताली एक्सप्रेस जो है भारत बांग्लादेश की है। शेर बहादुर देउबा किस देश के प्रधानमंत्री, अब नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, है ना, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव। तो 48 का आंसर क्या है, नेपाल है ना। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित है ना, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल नहीं है। हाँ, प्रभात जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, पहले भी आ चुका है ये। कबड्डी, खो खो, सॉरी, कबड्डी, तीरंदाजी, खो खो, ये नहीं है, मलखम से संबंधित है ये। और ये मैंने आपको ये भी बताया था, ये कब शुरू हुआ है, ये 2013 में शुरू हुआ था, वर्ष 2013 में इस पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। तो आपने जैसे कि देख लिया कि हमने कैसे अ, जो डेंटल सर्विसेज वाला पेपर था इसका डिस्कशन किया है। तो ऐसे ही जितने पेपर मेरे को मिलते जाएंगे एमपीपीएससी के साइट पे, है ना, उतने अपन डिस्कस करेंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। जैसा क्योंकि अब 23 जून आने में ज़्यादा दूरी है नहीं, है ना, बहुत कम टाइम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करूँगा, इसी के साथ साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं जो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। फिर बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।